जय हिंद प्यारे साथियों। और एक बार फिर से आपका स्वागत है सरकारी परीक्षा वाले चैनल पर। और आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 2021 में यूपीएसआई में 12 नवंबर वाली शिफ्ट में आए थे। तो ये 40 क्वेश्चंस की सीरीज है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इनको देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एसआई के लिए आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? तो देखिए, बोली यानी लैंग्वेज से रिलेटेड ये पहला ही टॉपिक है हिंदी का। ऑप्शन दिए है मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, बुंदेली। तो नाम से ही है, काफी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर डी हो जाएगा, बुंदेली, जो कि बुंदेलखंड रीजन में बोली जाती है। ये आपकी यूपी है ना। बुंदेलखंड आपका जो हमारा यूपी है, और एमपी, एमपी का जो नॉर्दर्न पार्ट है और यूपी का सदर्न पार्ट, तो ये पूरा पूरा क्षेत्र जो है वहां पर बुंदेली बोली जाती है। मारवाड़ी की अगर हम बात करें तो मारवाड़ी जो भाषा है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बोली जाती है, जो वेस्टर्न पार्ट है। और वेस्टर्न पार्ट आपका कौन सा है? जोधपुर हो गया, है ना। ये क्या कहते हैं, जैसलमेर हो गया। तो यहाँ पर जो है आपकी मारवाड़ी बोली जाती है। मालवी आपकी मालवा वाला रीजन हो गया, है ना। वहाँ आपकी वो से आप अगर हम बात करें तो जो राजस्थान का साउथ वाला पार्ट है ना। साउथ वाला पार्ट बोले तो डूंगरपुर जैसे जहाँ आएगा। और जो राजस्थान का साउथ वाला पार्ट होगा, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये भाषा एमपी के नॉर्थ पार्ट में भी देखने को मिलेगी, मालवा। क्योंकि जो मालवा रीजन है, ये मान लीजिए अगर ये मालवा रीजन है आपका, तो ये वाला पार्ट आपका पड़ेगा राजस्थान में, और ये वाला पार्ट आपका पड़ेगा एमपी के अंदर, है ना। तो ये राजस्थान का सदर्न पार्ट हो जाता है और ये नॉर्थ पार्ट हो जाता है। मेवाती, तो ये मेवाती जो है आपकी भरतपुर हो गया, है ना। हरियाणा, गुड़गांव, यहाँ पर ये जो नॉर्थ पार्ट है आपका राजस्थान का, वहाँ मेवाती भाषा देखने को मिलती है। कुछ भाषा और है, जैसे कि हमने ब्रज भी देखी थी, भोजपुरी देखी थी, है ना, बिहार में। ये ब्रज यूपी का जो पश्चिमी पार्ट है, वहाँ पे ब्रज अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मैथिली, मैथिली भी भाषा है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका बिहार है, ठीक है। तो बिहार का ये वाला जो रीजन है आपका, उत्तरी वाला, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, सीतामढ़ी, यहाँ पर मैथिली देखने को मिलती है। और बिहार का जो या भारत का जो मैथिली मैथिली कवि है, जो फेमस कवि है, वो भी आप याद रखिए, वो कौन है? विद्यापति। काफी फेमस नाम है, ठीक है। और एक मगही, मगही भी बोल देते हैं, या मगधी भी भाषा है आपकी, जो कि जो गंगा क्रॉस करती है बिहार को, तो उसके साउथ पार्ट में ये बोली जाती है। जैसे पटना हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक भाषा होती है अंगिका। ये सब मैं इसी क्वेश्चन के तहत बता देता हूँ। तो अंगिका, अंग देश के राजा कौन थे? जो कर्ण को बनाया गया था, तो वो इधर पड़ता है अंग देश आपका, बिहार के इस तरफ। ये भरतपुर, ये क्या कहते हैं, सॉरी, भागलपुर। तो भागलपुर में अंगिका भाषा बोली जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रेमचंद्र के बारे में। तो प्रेमचंद्र को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, क्योंकि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? देखिए, प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं। अगर हम इनके उपन्यास की बात करते हैं प्रेमचंद्र जी के, तो इनका जो पहला उपन्यास था वो था देव स्थान का रहस्य। लेकिन इससे ज्यादा इनको प्रसिद्धि नहीं मिली थी, और ये इन्होंने 1903 में ही लिख दिया था। उसके बाद इनका एक उपन्यास आता है प्रेम, फिर आता है रूठी रानी, ठीक है। क्योंकि पेपर अच्छे ही बनेंगे तो आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इनकी जो पहचान होती है, आते आते ये जब सेवा सदन, इनका एक उपन्यास होता है, देखिए इसमें ऑप्शन में भी है सेवा सदन ये वाला। तो सेवा सदन इन्होंने 1919 में इस उपन्यास को लिखा। और इन्होंने जो उस महिलाओं की जो स्थिति थी, उस वक्त भारत की महिलाओं की जो स्थिति थी, उसको इसमें बखूबी उन्होंने उजागर किया, जिससे इनको काफी प्रसिद्धि मिली थी। रंगभूमि इनका उपन्यास है, गबन इनका उपन्यास है ना। गबन में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक अधिकारी होता है, क्लर्क, जो कि अपनी वाइफ के लिए, उसकी वाइफ को सोना चांदी चाहिए होता है पहनने के लिए, तो उसके चक्कर में वो क्या करता है, रिश्वत लेता है। पूरी उस पे कहानी है, वो फंस जाता है, फिर पुलिस केस होता है, फिर उसकी वाइफ ही उसको बचाती है। मतलब बहुत ही अच्छा उपन्यास है।
तो इस तरीके के उपन्यास जो उन्होंने मार्मिक लोगों की जो जीवन है और जो मार्मिक पहलू है उसको इन्होंने छूने की कोशिश की है प्रेमचंद जी ने। और उपन्यास के ये एकदम पितामह कहे जाते हैं प्रेमचंद जी। और मंगलसूत्र जो था इनका, जो 1936 में इनकी डेथ होती है प्रेमचंद जी की, और ये इस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे। और मंगलसूत्र भी कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति से रिलेटेड नाम भी है आपका मंगलसूत्र। किस तरीके से जो एक महिला होती है, पहले एक पिता की, जैसे एक मतलब महिला शादी करने के बाद किस तरीके से उसकी जिंदगी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है, तो पूरा के पूरा ये उस पर बेस्ड था, जो कि इनकम्प्लीट हुआ था। और कहीं ना कहीं ये प्रेमचंद्र जी के जीवन को भी दर्शाता है मंगलसूत्र। और प्रेमचंद्र के और भी कुछ है, जैसे कि अगर आप देखेंगे, प्रेमचंद की कहानियां भी हैं, तो कहानियां भी आपको याद होनी चाहिए, है ना। अच्छा, एक चीज और थी जो मुझे अभी याद आ गया, एक निर्मला इनका उपन्यास है। ये सबसे छोटा उपन्यास है इनका। सबसे छोटा उपन्यास प्रेमचंद जी का कौन सा है? निर्मला है, ठीक है। करम भूमि भी इनका एक उपन्यास है, ये भी आप याद रखिएगा काफी। करम भूमि, ये भी काफी अच्छा उपन्यास है। इसमें एक कहानी है कि एक गरीब होता है और एक जमींदार, जमींदार क्या, एक फैक्ट्री मालिक होता है। तो ये भीख मांग के अपनी स्थिति को, लेकिन ये गांधीवादी था, भीख मांग के अपना जीवन यापन करता है। और ये फैक्ट्री मालिक होता है, इसको इसकी जमीन चाहिए होती है इसको बीड़ी की फैक्ट्री लगाने के लिए। लेकिन ये कि कोई गांधीवादी होता है, ये अपने पिता की जमीन देना नहीं चाहता, चाहे भूखा रह सकता है ये। पूरा इस पर बेस्ड है ये, कि किस तरीके से जमींदारी, शोषणवादी, सब कुछ इस उपन्यास में दिखाया गया है कर्मभूमि के अंदर। कायाकल्प है, कायाकल्प भी उनका उपन्यास है, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, ये सब आपको याद रखने हैं, है ना। कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, ओके। चलिए, मनोरमा, बहुत फेमस उपन्यास है इनका, मनोरमा। इतने सारे बता दिए, बाकी आप भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए, फिर आगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम का भेद। तो सर्वनाम क्या होता है? देखिए, संज्ञा सर्वनाम ये तो आपको पढ़ना ही है। संज्ञा क्या होता है? नाम, कोई भी नाम है वो संज्ञा है, बस कोई भी नाम हो आपका, है ना। वो क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम है तो भाई व्यक्तिवाचक हो गया, जाति का नाम है जातिवाचक हो गया, भाव का नाम कोई भाव, भाववाचक हो गया, प्रेम, घृणा, सच्चाई, बुढ़ापा, ये संज्ञा होती हैं। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम क्या हो जाएगा आपका? सर्वनाम मतलब सबका नाम हो गया। नाम से ही है भाई, नाम किसका? सबका। भाई, इनको हमने स्पेशल कैटेगरी दी थी संज्ञा। अब सबका नाम, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया मैं वह काम करता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, तो सब आ जाएगा इसमें, है ना। सर्वनाम के 6 भेद हैं। बिल्कुल एक ही शब्द में याद रखिए, सबका नाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। वैसे तो इसकी जो डेफिनेशन है, वो लोग बोलते हैं कि भाई जिन संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। सबका नाम आ गया एक तरीके से, सारे के सारे पार्ट आ गए इसमें संज्ञा के। तो 6 भेद इसके हैं, और ये 6 भेद आप याद कर लीजिए बिल्कुल। जैसे कि पहला भेद है इसमें पुरुषवाचक, है ना। दूसरा भेद क्या है? पुरुष के बाद आता है निजवाचक, ठीक है। निजवाचक के बाद कौन सा आता है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक के बाद कौन सा आता है? अनिश्चय। निश्चय, अनिश्चय, ठीक है। प्रश्न भी पूछने वाला होता है एक, प्रश्नवाचक, और संबंधवाचक। ऊपर लिख देता हूं मैं। तो 6 भेद होते हैं। पुरुष में भी 3 पार्ट हो जाते हैं इसके। एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक हो जाता है आपका अन्य पुरुष। तो इसमें उत्तम में आ जाता है मैं, मेरा, मेरी। मध्यम में आ जाता है हम, हमारा, तुम्हारा। हम्म। अन्य में आ जाता है वह, उसका, उसकी। तो ये पुरुष के आते हैं, ठीक है। निजवाचक का मतलब होता है, निजवाचक बिल्कुल अगर आपको पहचानना है, तो अपना, जहां शब्द लगा हो, अपना, अपनी, हिंदी में बिल्कुल शुद्ध, स्वयं, कोई काम कर रहा है, खुद, ये सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये निज को, भाई मेरी है। निश्चय का मतलब हो गया जो निश्चय को प्रकट करता हो, यह
वह पुस्तक मेरी है, बिल्कुल निश्चित एकदम। इसमें वह और यह जैसे वर्ड होंगे। यह कलम मेरी है ना? अनिश्चय का मतलब, अनिश्चय में ऐसे वर्ड यूज होंगे, कोई घर आया है, कुछ पैसे दे दो। तो अनिश्चितता है, कितने पैसे, कुछ। तो कोई कुछ है, अनिश्चित होगा। प्रश्न, कोई प्रश्न पूछ रहा हो, है ना? प्रश्न पूछ रहा हो, हम कल कहाँ जाएंगे, वह क्या करते हैं, तो प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, वो प्रश्नवाचक हो गया। अगर संबंध दिखाना है, संबंध में आपका जो, सो, योजक चिन्ह से जुड़े रहेंगे, जो, वह, इस तरीके के शब्द आएंगे। कुल मिला के मैंने आपकी सारी सर्वनाम कवर यहाँ करा दी है। अब तो इसमें हम देखते हैं कि पूछा है सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। तो भेद हमने 6 पढ़ लिए हैं। प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, गुणवाचक नहीं है ना? गुणवाचक जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है वो एडजेक्टिव में आता है, ठीक है, विशेषण के अंदर। ये नहीं होगा इसका पार्ट। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब जो कि संस्कृत से एज इट इज हमने उठा लिए है, ठीक है? तो इसमें जो तत्सम शब्द है आपका वो केतकी, ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। इसके एक क्लास हम अलग से लेंगे, तो पूरा इसमें पढ़ाएंगे आप। नेक्स्ट है आपका रानी केतकी की कहानी। ये काफी फेमस है और ये लिखी थी इंशा अल्लाह खान ने, इन्हीं की कहानी है। इसमें जो है रानी केतकी होती हैं और एक राजा उदयभान होते हैं। तो उनके प्रेम प्रसंग पे ये पूरी कहानी है, ठीक है, रानी केतकी की कहानी। और अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट की, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे अच्छा, हाँ, एक ये भी है, सदा सुखलाल। सदा सुखलाल की एक कहानी है, सुख सागर, काफी फेमस है ना, 18 सेंचुरी में उन्होंने लिखी थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का, देखिए, अगर हम विराम चिन्ह की बात करते हैं, पहले तो चिन्ह किस तरीके का चिन्ह जो लिखा है ना, ऐसे ही लिखना है आपको। अगर कहीं ऐसे लिखा आ जाए तो वो गलत होता है, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हो आप, आधा आ, ये आधा आ है और ना पूरा होता है, चिन्ह, चिन्ह, हा पहले बोला जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा और इसमें ना चढ़ा के, चिन्ह, ठीक है। तो एक तो लिखने का तरीका होता है। अब चिन्ह में पहले हम बात कर लेते हैं विराम चिन्ह की, पूरी हम पढ़ लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं, यहाँ पे जगह मैंने बना रखी है। तो विराम चिन्ह की अगर हम बात करें, इसमें आप देखोगे एक चिन्ह ये होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है? ये होता है अल्प विराम के लिए। ये क्या होता है? अल्प विराम होता है। एक इसी में ही हम बिंदी लगा के ऐसे लगा देते हैं, इसको क्या कहते हैं? अर्ध विराम। इसको क्या कहते हैं भाई? थोड़ा बड़ा विराम हो गया, ये थोड़ा थोड़ी देर के लिए रुकना है। अर्ध का मतलब थोड़ी ज्यादा देर के लिए रुकना है। पूर्ण विराम, भैया पूरे रुक जाओ, सेंटेंस खत्म, है ना? ये क्या होता है? गति। विराम का मतलब होता है, जो चिन्ह विराम होते हैं ये गति को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम एक किस मोशन में हमको सेंटेंस कवर करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ तेज पढ़ना है, कहाँ धीरा पढ़ना है, तो उसके लिए विराम। तो ये एक जो एक क्या कहते हैं, लैंग्वेज में जो एक मोशन क्रिएट होता है ना, उसको ये लेके आते हैं, है ना? एक उप विराम होता है। उप विराम का साइन ये होता है ना? मैं सारे साइन यहाँ बना देता हूँ। उप विराम होता है ये। ऐसे ही उप विराम को कॉलन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अर्धविराम को सेमी कॉलन बोलते हैं। एक आपने देखा होगा ऐसे करके साइन लगे होते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? बहुत आता है, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उद्धरण चिन्ह, ठीक है। इसमें कभी कभी एक सिंगल वाला भी आ जाता है। तो ये डबल वाला द्वि उद्धरण चिन्ह हो गया, सिंगल वाला एकल उद्धरण चिन्ह हो गया। इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें इसमें क्या होता है कि ज्यों का त्यों लिखना होता है। जैसे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, चंद्रशेखर का। तो आप इसमें उसको डाल सकते हो, उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया एक तो आपका। और क्या कहते हैं, जैसे कि हाँ, इसका उपयोग आप ऐसे कर सकते हो, जैसे एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक एग्जांपल समझता हूँ। जय शंकर की आंसू अच्छी है।
मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप कहोगे यार ये क्या है, अच्छी है, क्योंकि सेंटेंस वही तो गलत है हिंदी में। लेकिन जैसे ही मैंने उद्धरण, एकल उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया, ये लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, जयशंकर की आंसू, अब आंसू तो इनकी करती है एक, जो उन्होंने लिखी है, जयशंकर की आंसू अच्छी है। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का यूज करके इस सेंटेंस को सही कर दिया। ठीक है। आगे अगर हम और देखें, कोष्टक होते हैं ये वाले, ये क्या होते हैं, कोष्टक होते हैं। ठीक है। अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एक चिन्ह होता है ये, या इसको बिंदी से भी लगाते हैं, इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं, है ना। तो लाघव में जैसे आप कभी डॉक्टर लिखते हो, ऐसे लगा देते हो, इसी को लाघव बोलते हैं, संक्षिप्त रूप, है ना। ये एक चिन्ह ये होता है ना। इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। जैसे आप लगा रहे हो उदाहरण, तो ऐसे लगा देते हो, है ना, राम ने सीता को मारा, तो ये क्या है, निर्देशक चिन्ह है। ठीक है। ऐसे ही पदलोप का चिन्ह होता है, ये पदलोप वाला चिन्ह होता है। एक इक्वलिटी का चिन्ह होता है, ये समानता का होता है। ठीक है। एक ऐसा चिन्ह होता है त्रुटि के लिए, जैसे आपने लिखा राम खाना खा था, अब यहाँ छूट गया, कुछ त्रुटि हो गई, खा रहा था। ठीक है। तो ये सब जानते हैं। ये सारे चिन्ह ऑलमोस्ट मैंने सारे चिन्ह यहाँ कवर कर दिए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हम ये पढ़ लेते हैं कि मिश्रित या संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम अर्ध विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है। उसका सिंबल कितना है, ये है सिंबल उसका। ठीक है। अर्ध विराम, अर्ध विराम होता है, वो अर्ध विराम से थोड़ा बड़ा होता है और पूर्ण विराम से कम होता है। आगे बढ़ते हैं। किस पत्रिका का संपादन भारतेंद्र ने नहीं किया। काफी बड़ा नाम है, भारतेंद्र हरीशचंद्र इनका पूरा नाम है। वैसे इनका नाम था हरीशचंद्र, हरीश, इनका पूरा नाम क्या था, हरीशचंद्र। और इनको ये उपाधि मिली थी, भारतेंद्र की। ठीक है। ये इनकी उपाधि है, ध्यान रखिएगा, ये इनकी उपाधि है। हरीशचंद्र इनका नाम था। वाराणसी में पैदा हुए 1850 से 85, तो 35 साल की एज में इनका निधन हो गया था। तो इनके बहुत सारे नाटक हैं, जैसे कि आप बात करेंगे अंधेरी नगरी, ये मैं इनके नाटक की बात कर रहा हूँ क्योंकि नाटक के लिए काफी फेमस है। अंधेरी नगरी, याद रखिए। इसका है भारत दुर्दशा, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत दुर्दशा इनका नाटक है। सत्य हरिश्चंद्र इनका नाटक है, सत्य हरीश चंद्र, नील देवी, ये भी इनका नाटक है। ठीक है। अगर इनकी पत्रिका की बात करते हैं, तो पत्रिका में बाल बोधनी का संपादन किया है, कवि वचन का संपादन किया है, हरीशचंद्र मैगनीज का संपादन किया है। भारतेंद्र नाम की कोई पत्रिका का संपादन नहीं किया, कोई थी भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने प्रदीप पत्रिका में भी थोड़ा बहुत काम किया था, संपादन नहीं किया था। ये प्रदीप, इसको हिंदी प्रदीप बोलते हैं, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ये इसके संपादक कौन थे, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। ऐसी एक पत्रिका है ब्राह्मण, वो उसमें भी इन्होंने काम किया है। लेकिन इसका जो संपादक थे मेन, वो थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। इन दोनों को भी याद करिए, करंट अफेयर में भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। देखिए ये कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि आप बिना पढ़े भी इनको कर सकते हैं। सदैव एक वचन में, अब आप इनमें एक वचन बना के देख लीजिए, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, वह पुस्तक पढ़ता है, हम पुस्तकें पढ़ते हैं, तो इसका मतलब बहुवचन बनना है इसका। लड़का लड़के, बहुवचन बनना है। पौधा पौधे, बहुवचन बनना है। अब सहायता, साहित्य कहाँ होता है, सहायता तो सहायता ही पढ़ाया होगा आपने, तो ये सदैव एक वचन में रहेगा, है ना। तो आप, हम सहायता करते हैं, वह सहायता करता है, चाहे आप एक वचन के लिए बहुवचन, एक ही शब्द रहेगा। आगे बढ़ते हैं। घास फूस में कौन सा समास है। समास की भी मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, अभी जल्दी से इस वीडियो को कवर करते हैं। तो घास फूस, तो इसमें द्वंद्व समास है आपका, सीधा सीधा यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, घास फूस। ठीक है, योजन का यहाँ साइन आएगा, तो ये घास फूस हो गया। इसको अलग से हम एकदम कवर करेंगे। समास जो 6 हैं हमारे, बहुव्रीहि क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, द्विगु नंबर वाले, अव्ययीभाव, ठीक है, कौन प्रधान होता है, सब कवर करेंगे। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो अब शिक्षक में, है ना, शिक्षक भाई, अब जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा,
तो मैं शिक्षक की कैटेगरी में आ गया। तो ये तो एक जातिवाचक हो जाएगा। बहुत सारे शिक्षक हैं। अगर मैं कहूँ सुरेश पढ़ाता है, सुरेश अध्यापक है, तो सुरेश जो है, एक नाम मैंने अगर बोल दिया, तब फिर वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा। ओके, ये क्लियर होनी चाहिए चीज। ये किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। और इसको हम बात करें, जैसे मान लीजिए हम बात करें पहाड़ की बात करें, पहाड़ किस में आ जाएगा? ये जातिवाचक में आ जाएगा, है ना। लेकिन हम पर्टिकुलर नाम ले दें भाई हिमालय, तो वो किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, है ना। ऐसी नदी की बात करें, करें तो नदी है और एक गंगा है, तो ये जातिवाचक है। और ये किस में है? ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर आप पेड़ की बात करें, पेड़ जातिवाचक में आ जाएगा, है ना। ऐसे अच्छा एक एग्जांपल और है, पेड़ किस में आ जाएगा? जातिवाचक में आ जाएगा। तो ये है पूरा संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अ, राम किताब पढ़ता है, तो इसमें वाच्य पूछ रहा है। ओके, पहले तो वाच्य क्या होते हैं? वॉइस बोलते हैं इसको हिंदी में। एक्टिव पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। तो वाच्य में हम तीन तरह के वाच्य पढ़ते हैं। एक तो कृत वाच्य होता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता प्रधान होगा। एक कृतवाच्य हो गया। एक भाववाच्य होता है, जिसमें किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता रहेगी आपकी। ठीक है, तो भाव जहां प्रधान होगा वो भाववाच्य हो गया। कर्ता जहां प्रधान होगा वो कृतवाच्य हो गया। और जहां कर्म प्रधान होता है, ठीक है, जहां कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य हो जाता है। तो ये तीन तरीके के, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, और भाव हिंदी में एक अलग से हम बोलते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले, क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि इसमें कर्ता प्रधान है, इसमें कर्म प्रधान है, उसमें भाव प्रधान है, तो वही वाच्य कहलाता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो पढ़ता कौन है? कौन पढ़ रहा है? किताब तो कर्म हो गया आपका। पढ़ कौन रहा है भाई? राम ही तो पढ़ रहा है। राम कौन है? राम आपका कर्ता है। प्रधानता किसकी है इस वाक्य में? यानी इस क्रिया पर प्रभाव किसका पड़ रहा है? आप क्रिया पे प्रभाव देखिए, राम का पड़ेगा। अगर मैं यहाँ सीता कर दूं राम की जगह, सीता किताब, तो क्रिया बदल जाएगी, पढ़ती है। तो सीता के साथ यहाँ पढ़ती आएगा। इसका मतलब इस क्रिया पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो इस कर्ता का पड़ रहा है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? कृतवाच्य कहेंगे, जहां कर्ता प्रधान है। बात समझ रहे हो आप? अब जैसे मैंने एक लिखा, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि पुस्तक है वो पढ़ी जाती है। अब राम सीता, अब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधे पुस्तक, पुस्तक क्या है? कर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ता है ही नहीं, तो ये वाक्य जो है ये क्या कहलाएगा? ये कर्मवाच्य हो जाएगा आपका, है ना। और भाव के लिए एक एग्जांपल भाव का भी दे देते हैं। भाववाच्य कैसे? जैसे शीला से खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता। तो ऐसे सेंटेंस जो है, नहीं खाया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, खेला नहीं जाता, ये सारे के सारे भाववाच्य में आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। गुलरेजी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? तो ये आप याद कर लीजिए, समालोचन। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? तो खर जो है वो गधा का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम शब्द है? अथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अथ मतलब, अथ का विलोम शब्द क्या होता है? इति होता है। ठीक है, आगे। वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस, ये सूरदास को वात्सल्य रस का, हाँ,
क्योंकि सूरदास जी की जो जिन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, सूरदास जी ने सूर सागर है। और कौन कौन सी कविता है सूरदास जी की? सूर सारावली है। और रस की अगर हम बात करते हैं तो रस क्या होता है? एक भाव को प्रकट करता है। ये श्रृंगार रस है, करुण, रौद्र, वीर, अद्भुत, आश्चर्य, विभत्स, भयानक, शांत, वात्सल्य को एडिशनल रस की कैटेगरी में रखा जाता है ना? भक्ति भावना को जो रिप्रेजेंट करे, वात्सल्य, भक्ति, ठीक है। और रस में चार भाव होते हैं: स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है। इसकी पूरी वीडियो में इसको अलग से कवर करेंगे, पूरी वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से 40 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि एक आइडिया हो जाए कि हमको क्या पढ़ना है हिंदी में। निम्नलिखित में से वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है। देखिए अभी पढ़ के आए हैं वाच्य, फिर से दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल गया। तो वाच्य अब कर्म की प्रधान नहीं होना, कर्म प्रधान नहीं होना चाहिए। तो जैसे उससे खाना नहीं खाया गया, तो इसमें आप देखेंगे उससे खाना नहीं खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, छात्र दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना किया गया। तो ये सारे के सारे क्या है? कर्म प्रधान वाक्य हैं, इसमें कर्म की प्रधानता है ना? बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। अगर मैं यहाँ कर देता बालिका खिलखिलाकर हंस, तो ये रही की हो जाएगा। सिंपल है। तो इस पर फर्क पड़ रहा है क्रिया पर, यही क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। और वो पूछ रहा था कर्मवाच्य नहीं है, तो जब कृतवाच्य हो गया तो ये आंसर हो गया, ये कर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दोपहर के बाद का समय, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। देखो दोपहर मतलब 12 PM। 12 PM के आसपास के समय को हम बोलते हैं मध्याह्न, ठीक है। और 12 PM से लेकर के जो 4 PM होता है या 5 बजे तक, सूर्यास्त तक, उसको हम 3 या 4 बजे तक के ही हम उसको क्या बोलते हैं? दोपहर के बाद का समय। तो आंसर क्या हो जाएगा? अपराह्न, बाद का, है ना? और पूर्वाह्न क्या हो जाता है? पहले का, यानी 12 से पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है ना? ये जो अपराह्न होता है ये तीसरा पहर होता है। आगे बढ़ते हैं। कबीर की उलट वासियों में कौन सा रस प्रमुख है? देखो कबीर दास जी में आपको शांत रस दिखेगा, है ना? शांत रस दिखेगा। और ये अद्भुत रस दिखेगा। करुण रस भी, करुण रस की भी प्रधानता है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं उलट वासियों में, तो यहाँ अद्भुत रस का मतलब है आपको विस्मय का बोध होगा, है ना? विस्मय का बोध होगा या आश्चर्यजनक चीजें हैं, तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कबीरदास जी की है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, जैसे वीडियो लंबा हो जाएगा। हम ये सारी रस हो गया, समास हो गया, हम अलग से इनको एक वीडियो में कवर करेंगे। ये है आपका कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, इनके लिए अनेकार्थी शब्द है। पानी में उत्पन्न होने वाला, जाहिर सी बात है जलज, जो कि कमल का पर्यायवाची है। देखो जा का मतलब होता है पैदा होना, ठीक है। तो अब कमल, जैसे नीर, नीर पानी है, तो पानी में पैदा होने वाला क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। नीरज हो जाएगा, जल में पैदा होने वाला क्या हो जाएगा? कमल। जा मतलब पैदा होना, ठीक है। ऐसी कहीं दा लगा देते हैं, तो दा पानी के, जल के पर्यायवाची में अगर आप दा लगाएंगे तो वो सारे समुद्र के बन जाएंगे। जैसे आप नीर, पानी, दा, नीरद, सॉरी बादल के बन जाएंगे, है ना? जैसे मेघ बादल का होता है, नीरद हो गया, पयोदर हो गया, अम्बु जल का होता है, दा लगा दिया, ये सारे किसके हो जाएंगे? बादल के हो जाएंगे। कुछ चीजें होती हैं, पयोदर बादल का है। जलद, जल और दा, है ना? तो जलद किसका हो जाएगा? ये बादल का हो जाएगा, मेघ का। इंद्रधनुष, अब इंद्रधनुष क्या है? तो एक इंद्रधनुष का होता है शक्र चाप। चाप मतलब धनुष, शक्र मतलब सूर्य, सूर्य का धनुष, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंद्र चाप, इंद्र का धनुष, सॉरी शक्र मतलब इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का धनुष, इंद्र चाप, इंद्र का धनुष, ठीक है। ये है, आगे देखें।
हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, आदिकाल के लेखक माना जाता है इनको। वे आम के पेड़ है, देखो साफ साफ है, वे आम, अभी हमने सर्वनाम पढ़ा था, दूसरा क्वेश्चन आ गया, वे आम के पेड़ है, बिल्कुल निश्चित बता रहा है कि भाई ये जो पेड़ है आपका, ये आम का पेड़ है। ठीक है, निश्चयवाचक हो गया, निश्चित है ना। आगे बढ़ते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, काजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। ये तुलसीदास जी की है, और ये कह रहे हैं कि जो राम और सीता जी, वैदेही मतलब सीता जी को बोलते हैं, उनको बैरी समझता है, मतलब उनका नाम नहीं जपता है, तो वो बैरी के समान है, मतलब जगत में उसे स्नेह पाने का कोई हक नहीं है। तो इस तरीके की चीजें उन्होंने, मतलब उनको राम और सीता जी की प्रेम भावना को दर्शाया है इन्होंने। और तुलसीदास जी जो हैं, इनकी जो भी कृति रही है तुलसीदास जी की, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे रामचरितमानस है, इन्होंने लिखा है ना, रामचरितमानस तुलसीदास जी का। और कौन कौन सी कविता है तुलसीदास जी की, अभी मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, विनय पत्रिका है एक, जो आपको याद नहीं रहेंगे, जैसे विनय पत्रिका है, ये तुलसीदास जी की है। कवितावली, कवितावली तुलसीदास जी की है ना। गीतावली, रामचरितमानस तो याद रहेगी, जो याद नहीं रहेंगे वो याद रखिए, दोहावली, ये तुलसीदास जी की है। हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी का है। पार्वती मंगल, है ना, ये भी है। जानकी मंगल, ये सब तुलसीदास जी की रचना है ना। चलिए, सूरदास जी, सूरदास जी की कुछ मुझे याद है, मैं बता देता हूँ। साहित्य लहरी, ये सूरदास जी की है। नल दमयंती, जो पूछा भी गया था एक बार। गोवर्धन लीला, सूर सागर, सूर सारावली, तो सबको पता ही रहता है। सखी सबद, कबीरदास जी की है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये सारी हम एक अलग से वीडियो में लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल का विलोप क्या है? तो तरल सब जानते हैं, इसका क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो वो जो हिंदुस्तानी भाषा बनी है हमारी, वो हिंदू और उर्दू का मिश्रित रूप है। ये मतलब कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप सेंटेंस बना के कर सकते हैं, है ना। स्त्रीलिंग, अब स्पर्श करना, स्पर्श करनी तो आप बोलनी होगी नहीं। स्पर्श करना। लेख, लेख क्या होता है? लेख लिखना। दुख सहना। अब गरिमा, तो गरिमा क्या है आपकी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। उसकी गरिमा निराली है, उसकी गरिमा निराली है। आप बनाएंगे सेंटेंस तो बन जाएगा, ये आ जाएगा इसका। तद्भव नहीं है, देखो तद्भव मतलब जो तत्सम, एक तरीके से वो पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? तद्भव नहीं है। तो जो कसौटी तद्भव है, काट, कहानी, कार्य जो है आपका, वो तद्भव नहीं है। उपसर्ग इसमें नहीं आया है। अब देखेंगे व्यापार में आया है, इसको तोड़ेंगे, वी प्लस अपार आ जाएगा। वीक्षक, वी प्लस छक आ जाएगा। कल और वी प्लस कल आ जाएगा। तो विरासत जो है वो आपका उपसर्ग नहीं है इसमें कोई भी। केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार? ये 1954 से मिलना शुरू हुआ था। 22 भाषाओं में, जो कि 8वीं अधिसूची में जितनी भी 22 भाषाएं उनके लिए दिया जाता है, साथ में इंग्लिश और राजस्थानी भाषा के लिए भी दिया जाता है, यानी 24 लैंग्वेज। और ये दूसरा हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेचर में। पहला कौन सा है? पहला है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये 1965 से शुरू हुआ था, इसमें 11 लाख मिलते हैं, इसमें 1 लाख मिलता है। और ज्ञानपीठ शंकर स्वरूप पहले थे। और 2024 में आप बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है 2024 में लेटेस्ट? आई थिंक विनोद कुमार शुक्ल है, इसको मिला है अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? अपूर्वा। सर्वनाम शब्द कौन सा है?
इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? देखो, रोग, नींद और सफाई ये तो भाववाचक संज्ञा हो गई। कौन? प्रश्नवाचक संज्ञा में प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमगधी, अर्धमगधी जो जैनियों की भाषा रही है, पाली प्राकृत से जो भाषा निकली है, अर्धमगधी वो भाषा है जो कि पूर्वी हिंदी कह सकते हैं, या यूपी का जो पार्ट है आपका, और जो ये यूपी वाला पार्ट हो गया आपका, और ये बिहार का जो सदर्न रीजन है, यहाँ पर इस लैंग्वेज का नॉर्दर्न रीजन के ऊपर वाले पार्ट में विकास हुआ। ठीक है, पूर्वी हिंदी इसी अपभ्रंश, अब इसी से आपकी आप देखोगे तो जो अवधी है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा है आपकी। ठीक है, या बुंदेली है, बुंदेली नहीं, बघेली, बरेली वाला रीजन जो है ऊपर बघेलखंड, ये तीनों लैंग्वेज ना अर्धमगधी से ही निकली हैं। आगे बढ़ते हैं। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया, देखो, क्रिया की बात करें, राम सेब खाता है, तो इसमें सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दो क्रियाओं के बारे में, अकर्मक और सकर्मक। लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें। साफ साफ है, जहां कर्म ही नहीं है वो अकर्मक, भाई आ मतलब नहीं है कर्म। सकर्मक जहां कर्म की जरूरत पड़े। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, खाना हो गया, अब सेब क्या है? कर्म है। खाने के लिए राम की तो जरूरत पड़ेगी ना, बिना सेब को ऐसे तो है नहीं कि रखा खत्म हो जाएगा। जब कर्ता की जरूरत पड़ रही है ना, कर्ता की जरूरत पड़ रही है खाने के लिए, ऐसी क्रियाओं को क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, और जब नहीं पड़ती उन्हें अकर्मक कहते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है, रावण ने, सॉरी, राम ने रावण को मारा। राम क्या है? कर्ता है। रावण क्या है? कर्म है। मारना क्या हो गई? क्रिया हो गई। ठीक है? बिना रावण के तो राम मार ही नहीं सकते थे ना, रावण का होना जरूरी है, कर्म का होना जरूरी है। जहां कर्म का होना जरूरी हो जाए, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? सकर्मक। बिना कर्म की क्रिया नहीं हो सकती। अब ये खा रहे हैं, राम सेब खाता है, जो खाना है वो बिना सेब के संपन्न नहीं होगा, है ना, बिना राम के। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, इस तरीके से सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, इसका और हम अगर देखें एग्जाम्पल सकर्मक और अकर्मक के, जो क्रिया के प्रभाव को झेलता है, पहली बात तो वो कर्म होता है। ठीक, इसमें इसकी एक वीडियो हम फिर से लेके आएंगे, मतलब एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसको और डिटेल में समझेंगे। इसका आंसर तो हो जाएगा सकर्मक। इतना तो समझ में आ गया होगा। जहाँ बहुत सारी क्रियाएं यूज हों उन्हें कार्तिक क्रिया कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं। सारंग ले सारंग चली गई सारंग की ओट, और सारंग झीनो पाई के, और सारंग गई गई चोट। कौन सा अलंकार है? इसमें आप देख रहे हो कि सारंग जो शब्द है ना, सारंग शब्द का यूज हो रहा है और अर्थ अलग अलग है इनका। तो यहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, आपको पता होगा अलंकार दो तरीके के होते हैं, एक तो शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में आप देखोगे अनुप्रास अलंकार होता है, यमक होता है ना, श्लेष होता है, वक्रोक्ति होता है, पुनरुक्ति होता है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, है ना। और अर्थालंकार आपने पढ़ा होगा, उपमा, जहाँ उपमा दी जाती है, उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, प्रेक्षा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, अभी यहाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, विरोधाभास होता है, अतिशयोक्ति होता है। ठीक है, भ्रांति अलंकार होता है कि भ्रांति ही होगी भाई उसको।
उपमेय का मतलब होता है सा, जैसे शब्द आएंगे, मुख चंद्रमा सा सुंदर, चंद्रमा सा, योजक लग रहा होगा, कंपेयर करेंगे तो उपमा हो गया। अब कह दिया नहीं मुख चंद्रमा है, बोल ही दिया भाई चंद्रमा है, तो वो रूपक हो जाता है। ठीक है। मानो, जानो, ज्यो, वो उत्प्रेक्षा हो जाता है। मानवीकरण कर दिया कि भाई फूल हंसे और कलियां मुस्काई, फूल कैसे हंस जाएंगे भाई, लेकिन कर दिया, चलो तो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। इस तरीके से अलंकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उदार का विलोम क्या है? तो उदार का विलोम क्या होता है? कठोर। बाकी ये दो क्वेश्चन हैं जिनके जवाब आपको पढ़ के देने हैं। आप इनको पढ़ के बहुत सारी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। एक फील्ड में थोड़ी ना होगा, ये पढ़ के ही होगा, जो कहे वही करना है आंसर, की तरफ से अपना दिमाग नहीं लगाना है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? छोटे कृषक और व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को उठाना। अभी याद नहीं करना है, ये इसमें दे रखा है, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं है। वीडियो लंबी बन रही है। आप इनका पढ़ के इसका आंसर दीजिए, जो कह रहा है वही देना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी का है, पैसेज का। जंगम का विलोम क्या है? तो जंगम का है स्थावर। जंगम, गम मतलब गतिमान, वो जो गतिमान है। स्थावर मतलब जो स्थिर है, एक ही जगह स्थिर है, उसको स्थावर कहते हैं। चेतन, चेतन का क्या हो जाएगा? जड़ या अवचेतन। कहते हैं ना कि भाई एक तो जड़ हो गया निर्जीव, और चेतन कॉन्शियसनेस, अपनी जो एनर्जी है, सोल, उसको चेतन कहते हैं। हम कहते हैं ना हमारा रूप चेतन है, चेतन स्वरूप है, चेतन आनंद है। और जड़ मतलब मिट्टी, मटेरियल, मटेरियलिस्टिक वर्ड, जड़ है ना। तो इसीलिए सुख दुख कुछ ये सब शरीर को होता है, जड़ को होता है। ये तो चेतन है हमारा स्वरूप। ठीक है, तो ये चेतन हो गया। अगम, अगम दुर्गम एक ही चीज होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। फिर से आगे स्त्रीलिंग कौन सा है? भाई फिर से आप देख लीजिए। विवाद हुआ, तुम्हारी आय कितनी है, कितनी आय कितनी, स्त्रीलिंग, है ना। ऐसे आप देख सकते हो। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, तो ये लोकोक्ति है, और इसका अर्थ होता है किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। निर्धन है, ऊपर से भिखारी, और आगे आगे बढ़ते हैं। अवधि शिला का उस पर कॉमा लगा हुआ है, ध्यान रखना। था गुरु भार। पहले तो आप ये समझिए, छंद, छंद की भी वीडियो लेके आएंगे। तो छंद की बात करें तो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। इसमें इसके जो अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि चरण, चरण क्या है? वर्ण या मात्रा कितनी है, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए उस पर। संख्या, यति, रुका मतलब ठहराव कितना है, कहाँ रुकना है, गति कितनी देनी है, टुक बनना है नहीं बनना, है ना। और गणना। तो चरण का मतलब हो गया, जैसे ये अवधि शिला, ये एक, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। मात्रा का मतलब, अब जैसे कि पहले हम कुछ चीज और देख लेते हैं। कुछ चीज यहाँ पे याद रखिए। चौपाई, चौपाई में 16 मात्रा होती हैं। रोला 16 होती है, रोला में 24 होती हैं। और गीतिका, गीतिका में 26 होती हैं। ठीक है। दोहा, दोहा में पहले 13 मात्रा होंगी, फिर 11। सोरठा, ये उल्टा होता है दोहे का। पहले 11 मात्राएं होती हैं और फिर 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। एक होता है उल्लाला, इसमें 15 और 13 मात्राओं का ये होता है। ठीक है। बरवे, बरवे में 12 और 7 मात्राएं, पहले 12 मात्राएं फिर 7 मात्राएं, ऐसी चलती है। अच्छा, आपको कुछ और मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। कुंडलियां, ये किस किस को मिलाकर बनती है? तो ये दोहा और रूला को मिला करके बनता है। एक शब्द पूछा जाता है भावी। अब आप देखिए इसमें, देखिए हम काउंट करते हैं। तो आ मतलब छोटे को बोलते हैं एक मात्रा, दो मात्रा, एक मतलब एक दो, एक एक मात्रा है, एक मात्रा। ये बड़ा ला है तो दो मात्रा है, इस पे दो मात्रा है, इस पर एक, इस पर एक, एक एक, दो मात्रा, एक एक दो और एक। ठीक है। यहाँ यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है ना, एक ही चरण है।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। इस चरण में कितनी है? 12। और इस चरण में देखो दो तीन चार पाँच छः सात, इस चरण में कितनी है? 7। यहाँ विराम लगा हुआ है ना, तो 12 और 7 का कॉम्बिनेशन है, और 12 7 किस में आ रही है? 12वें में आ रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12वें हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइम में ना आप लोगों को समास का, छंद का और पर्यायवाची का, तत्सम तद्भव, इन सब का वीडियो लेके आऊंगा, और ऐसे ही मैं क्वेश्चन लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।